नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों को मैं वरुण बाबुल मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का लाइव एंकर चैट प्रारंभ हो चुका है। आप सभी पाठकों, दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग जुड़ जाएं और इसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। और न सिर्फ बातचीत शुरू करेंगे बल्कि आज जो है दो बेहद बड़े गंभीर मामले पर हम बातचीत भी करेंगे। दो विषय भी हमारे साथ हैं और दो मामले भी हैं। निश्चित रूप से इस पर चर्चा करेंगे। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार। ललन झा जी जुड़ चुके हैं, यादव नीलेश जी जुड़ चुके हैं, देवानंद पांडे जुड़ चुके हैं। जय हिंद, गुड इवनिंग सबों को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सबों को। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें अपने सभी पाठकों के लिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करेंगे आज के इस लाइव एंकर चैट में। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज के भी लाइव एंकर चैट में कोई गेस्ट नहीं है, यानी आज भी आपको ही प्रतिनिधित्व करना है जिस तरह आप करते हैं, क्योंकि यह तो बैठकी है, यह तो गपशप करने के लिए, कहीं तो गप्पे मारने के लिए आते हैं। एंकर चैट, एंकर से बातचीत। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, बालकृष्ण कुमार जी नमस्ते सर, नमस्ते भाई। आइए कुछ वक्त दे दें, इसके बाद आज का जो यह एपिसोड है लाइव एंकर चैट का, इस पर हम लोग चर्चा करें। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों से निवेदन होगा कि वीडियो शेयर भी कर दें और इसके बाद कमेंट भी करें, अपनी बातें लिखें। शेयर करने के बाद आप कमेंट करें, शेयरर बनकर कमेंट करें तो वो ज़्यादा मज़ेदार होगा और ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपकी बातें जो आपके फ्रेंड में हैं निश्चित रूप से उनके पास भी जाता है। आलोक राज कहते हैं मेरा नाम नहीं। भाई साहब, हो सकता है किसी का छूट जाए तो दोबारा कमेंट कर दीजिए, निश्चित रूप से ले लेंगे। एक साथ बहुत लोगों का कमेंट आता है, हम आपसे बातचीत करने में रहते हैं, कमेंट आ जाता है तो हो सकता है कि कुछ का छूट जाए। प्रत्येक दिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हमारी मंशा नहीं है आपको दुख पहुंचाने का। भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी को भी दुख पहुंचाने का 1% भी मेरी मंशा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं ना मुझे, आप वीडियो को शेयर कर दें, अपनी प्रतिक्रिया। स्कूल कब खुलेगा सर? निश्चित रूप से अभी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। 11वीं और 12वीं की स्कूलें खुल चुकी है, यानी डेट आ चुका है 12 तारीख से, 12 जुलाई से 11वीं और 12वीं की जो है वो कक्षा शुरू हो जाएगी। इसके बाद और मतलब 8वीं से 10वीं तक की तैयारी की जाएगी, फिर 6ठे से 8वीं तक की जाएगी, इसके बाद नीचे आया जाएगा। यानी और अमृत राज कहते हैं मेरा नाम अमृत राज है, आलोक राज नहीं है। और भी लोग हैं, बहुत सारे हो सकता है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद अंकित राज जी। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें, आप शेयरर बनकर। चलिए, इसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। आपसे ही बातचीत ना, आपके ही सवाल का जवाब देंगे। जरा सा सबको जुड़ने दीजिए, बस 2 मिनट का समय दे दीजिए सबों को जुड़ने के लिए। इसके बाद आपके सवाल की ही चर्चा करेंगे और आपके सवाल की चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जो आप चैट करने के लिए, बातचीत करने के लिए आते हैं, आज हमारे पास 2 गंभीर मुद्दा है और 2 विषय भी है, जिसके बारे में आपने कैप्शन में ही पढ़ा होगा, नहीं तो आपने टेक्स्ट बैनर से ही आप जान गए होंगे कि कौन सा वो 2 विषय है। तो विषय को शुरू करें उसके पहले हम आपको, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को मैं पुनः नमस्कार करता हूं। सबों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या सबों को। सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। कुछ वक्त देना होगा, नहीं? बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि मुझे लिंक मिलेगा तब मैं जुड़ूंगा, उसके बाद चर्चा हो।
बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के कैप्शन को जरूर देख लें कि हमारा विषय क्या है, उससे रिलेटेड अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। हालांकि मैं खुद बताऊंगा आपको और मैं आपको समय भी दूंगा सवाल पूछने के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, 2 मिनट का सिर्फ। अब हो नहीं चला है, अब वक्त समाप्ति की ही और है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो चलिए अब हम आज के इस एंकर चैट के विषय पर बात करना शुरू करें। एक गाना शायद आप सबों ने सुना होगा, सुना शायद होगा, फिल्मों में फिल्माया हुआ भी गाना देखा। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, हो उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी, पानी लेने के बहाने आजा, हो पानी लेने के बहाने आजा, कि तेरा मेरा एक रास्ता, कि तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस गाने को जितने मस्ती से फरमाया गया, मतलब प्रस्तुति की गई है, गाया गया है, निश्चित रूप से मैं इस तरह तो गा भी नहीं सकता, ना मैं आपको अनुभूति करा सकता हूं। लेकिन इस गाने पे आप जिन्हें स्क्रीन पर देखते थे, यानी अभी भी देखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर पर हो, ये उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ये गाना नया दौर फिल्म का है जो 1957 में आया था। और इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने प्रस्तुत किया था और बैजंत्री माला के साथ आपने स्क्रीन पर देखा था दिलीप कुमार को। आज दिलीप कुमार साहब आज दिवंगत हो गए। आज उन्होंने मुंबई के ही एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। सर्वप्रथम आज के इस लाइव एंकर चैट कार्यक्रम में 2 देशों को एक में पिरोने वाले, यानी पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ और हिंदुस्तान में वो सुपुर्दे खाक हुए, तो 2 देशों के बीच अपने प्रेम की, अपने कलाकारी की, अपने प्रतिभा से दोनों को जोड़कर रखना और दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करना, अभिनेता के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो मान सम्मान बढ़ाया, उन्होंने जो अपनी उपलब्धि दी, इसके लिए उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। चूंकि वो दिवंगत हो गए तो उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि दिलीप साहब, आप निश्चित रूप से आप धरती पर आए और हिंदुस्तान में आए, आपने ऐसी ऐसी प्रतिभाशाली आपने कार्य किया, आपने ऐसे ऐसे प्रस्तुति दिए कि आज भी हिंदुस्तान का हर बच्चा जो फिल्मों से जुड़ा हुआ है, कलाकारी से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से आज वो उदास है, आज वह काफी मायूस है, वो मर्माहत है कि आज हम लोगों के बीच दिलीप साहब नहीं रहे। उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आइए हम सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है वो अमित राज लिखते हैं कि भाई राजनीतिक बात करो। जब हमारा विषय है आप पहले उस पर बात करें, जिस दिन हम राजनीति पर आएंगे उस दिन आपके साथ राजनीति पर बात करेंगे। आज 2 विषय है जिन पर आप पहले विषय वस्तु पर कर लें, इसके बाद हम करेंगे राजनीति पर भी बात। तो सबसे पहले आइए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, तब तक मैं उनके बारे में बता रहा हूं। आपने दिलीप कुमार साहब को पहली बार कब देखा था स्क्रीन पर, यानी किस गाने से, किस फिल्म से आपने दिलीप कुमार को देखा? कब आपने देखा कि दिलीप कुमार है, ये जो परफॉर्मेंस कर रहा है यह दिलीप कुमार है, जिनका पूरा नाम यानी पहले का नाम यूसुफ खान था। तो आपने यूसुफ खान साहब को, दिलीप कुमार साहब को पहली बार कब देखा था, किस गाने में देखा था? जरा लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 ईस्वी को हुआ था
और उनका निधन आज 7 जुलाई 2021 को हो गया। उनका जन्म से ही नाम यूसुफ खान था। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता जो भारतीय संसद में यानी भारत के संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। दिलीप कुमार के उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि हर रंग में वो रंग कर उस रंगों की प्रस्तुति कर देते थे, यानी जिस रंग में वो रंगते थे उस रंग में वो नजर आते थे। त्रासद हो या दुख भूमिका के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था कि ट्रेजेडी किंग है ये, ज्यादातर त्रासदी या दुखद भूमिका में भी ये अपनी प्रस्तुति देते, उनके तरह का ज्यादा प्रस्तुति देते हैं। और भारतीय फिल्म के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पाकिस्तान का है निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया। आज 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार जी का निधन हो गया, जिस दुखद खबर सुबह 7:30 बजे मिला। आइए हम उनके कुछ जीवन के बारे में चर्चा करें। लेकिन अगर आपने दिलीप कुमार साहब को देखा है स्क्रीन पर, अगर उन्हें गानों में देखा है, तो निश्चित रूप से लिख डालिए कमेंट बॉक्स में कि आपने उन्हें कब देखा और कौन सा गाना है जो आपका सबसे पसंदीदा है। दिलीप कुमार साहब भले शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से वो यादों के सहारे और स्मृति में बिल्कुल रहेंगे, हर हिंदुस्तानियों के दिल में रहेंगे जो फिल्मों को पसंद करते हैं, पुराने गाने को पसंद करते हैं और यहाँ के कलाकारों को पसंद करते हैं, कलाकारी को पसंद करते हैं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार। कुछ बस मैं जानकारी आपको दे दूं कि दिलीप कुमार जी का जन्म का नाम यूसुफ खान था और उनका जन्म पेशावर जो पाकिस्तान में है हुआ था। उनके पिताजी मुंबई आए और हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार कर लिया ताकि हिंदी फिल्मों में उन्हें पहचान और सफलता मिल सके। दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से 1966 में विवाह किया था। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा बानो 22 साल की थी और 1980 में कुछ समय के लिए आसमा से भी उन्होंने दूसरी शादी की थी। 2000 से वे राज्यसभा के सदस्य रहे और उन्हें 2 बड़ा पुरस्कार, एक हिंदुस्तान से दादा साहब फाल्के पुरस्कार और एक पाकिस्तान से निशाने इम्तियाज भी प्रदान किया गया। आज 7:30 बजे सुबह दिलीप कुमार जी का लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया। और बता दें पिछले 1 महीने में वो 2 बार एडमिट हुए थे और आज संध्या 4 बजे, आज जो है संध्या 7 बजे हालांकि हुआ है, 7 बजे उनको मुंबई के जुहू के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। यानी आज दिलीप साहब को संध्या 7 बजे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 4 बजे का समय था ये और उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तो चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन फिल्में आपने उन्हें देखी। उनकी पहली फिल्म याद है? दिलीप कुमार साहब की पहली फिल्म थी ज्वार भाटा जो 1944 में आई थी और 1949 में बनी फिल्म अंदाज आया था 1949 में और उनका सबसे पहला सफल फिल्म था जिसमें उनको सफलता मिलना प्रारंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। इसके बाद दीदार आया 1951 में, देवदास आया 1955 में। ऐसे फिल्म में उन्होंने दुखद भूमिका के मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगले आजम 1960 में आया था। इसके बाद उसमें उन्होंने किसका रोल निभाया था जरा बताइए। मुगले आजम में दिलीप कुमार साहब क्या बने थे? शायद किन्हीं को पता होगा। चलिए तब तक कमेंट पढ़ लेते हैं अगर पता होगा तो जरा बताइएगा कि 1960 में जो मुगले आजम फिल्म आई थी उसमें दिलीप कुमार को आपने किस रूप में देखा था? अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से बताइए, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा आपको। और निश्चित रूप से आइए, तब तक बहुत लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं, आइए उनके कमेंट पर पहले हम वक्त दे दें, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चर्चा। इसके बाद है एक मंत्रिमंडल में भी विस्तार हुआ, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से भाई बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ चुकी है और मैं
ललन झा जी लिखते हैं शहजादे सलीम, क्या बात है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ललन झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललन झा जी लिखते हैं कि उन्होंने दिलीप कुमार साहब को परफॉर्म करते हुए देखा था कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। यादव नीलेश जी कहते हैं सुने हैं सर, थैंक यू। और यादव नीलेश जी कहते हैं स्कूल कब खुलेगा? स्कूल के बारे में भी 11वीं 12वीं की जानकारी है, इसके अलावा किसी की जानकारी नहीं है। उपलब्ध होने के बाद आपको हम बताएंगे। और अमित राज तो राजनीति की बात करें, आज हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं जी नमस्ते सर, नमस्ते। और अमित राज, नीलेश जी जुड़े हुए हैं, थैंक यू नीलेश कुमार जी। और अभिनव कुमार महतो जो टॉप फैन है जुड़े हुए पेज के हैं। रितेश कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शिवशंकर कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राजीव सिंह लिखते हैं कि खगड़ा के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को फिर से क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, प्लीज बताइए। नहीं, खगड़ा आयुर्वेद अस्पताल का मामला ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं है, वहां कार्य शुरू होने वाला है। चूंकि जिला परिषद अध्यक्ष जो है वो स्वयं अब इस मामले में और विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारी की भी स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द ही वहां का शुरू हो जाएगा। देवानंद पांडे लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। अमित झा जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग बाबू जी, गुड इवनिंग। मनीष कुमार गुड इवनिंग भाई, मनीष जी। और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों को गुड इवनिंग। शिवशंकर लिखते हैं कि मेरे मसीहा चला गया, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे। क्या बात है, तिरंगे में लपेट गए अलविदा दिलीप कुमार। स्वर्ग फिल्म का ये गाना था, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। लाजवाब शिवशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और ललन जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। राजा बाबू वेलकम, थैंक यू। अमित शर्मा लिखते हैं स्कूल कब खुलेगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। स्कूल खुलने का अभी तुरंत कोई नोटिफिकेशन नहीं है सिवाय 11वीं और 12वीं के। 11वीं और 12वीं का स्कूल जो है वो 12 तारीख से चलेगा और कोचिंग संस्थान के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से आपसे भी निवेदन है कि अगर आप जो है क्षेत्र के हैं, भागलपुर जिले के हैं, बिहार में आप हैं, तो निश्चित रूप से सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और जितने लोग भी पालन करें। और 11वीं और 12वीं का ही कक्षा खुला है, इसलिए 11वीं और 12वीं के बच्चे ही स्कूल जाए। अमित झा लिखते हैं कि नैन लर जई हैं तो मनवा खटक होवे करे। आह, नैन लर जई हैं, नैन लर जई हैं तो मनवा माँ खटक होवे करी। लाजवाब अमित झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपकी यादों के लिए। अच्छा, शैलेश कुमार को पता, लिखते हैं सलीम, शहजादे सलीम, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग भी रिप्लाई करते जा रहे हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग भी इस एंकर चैट में बने हुए हैं। तो मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि आपने दिलीप कुमार साहब को मुगले आजम 1960 में किस जो है रोल में देखा था, तो बहुतों ने सही जवाब दिए हैं बिल्कुल, कि उन्होंने मुगल राजकुमार की भूमिका निभाई थी। और यह फिल्म पहले श्वेत और श्याम थी, फिर 2004 में रंगीन बनाई गई। उन्होंने 1961 में गंगा यमुना फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उनके साथ उनके भाई नासिर खान ने काम किया था। चलिए, तो निश्चित रूप से अब हम थोड़ा सा चर्चा कर दें कि विभिन्न और जो है तरह से लोगों ने दिलीप कुमार साहब को बहुत पसंद किया। और खास करके वैसी फिल्में जो हिंदुस्तान अंग्रेजों के शासन वाला बनाया गया, उनमें उन्होंने बहुत ही लाजवाब रोल किया। और दिलीप कुमार साहब हिंदुस्तानी के फिल्मी जगत में से जुड़े हुए लोगों के दिलों तक पहुंचे। आज 98 साल में 98th ईयर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और बिल्कुल उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। तो चलिए, अब दिलीप कुमार साहब को हमने आज विदा दे दिया और वो सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। अब आप लोगों से बातचीत करते हैं कि दिलीप कुमार साहब का जिस तरह से आपने बताया कि उनके गाने, आप उन्हें किस लिए पसंद करते थे? उनके एक्टिंग से, यानी एक्टिंग में किस तरह की एक्टिंग आपको अच्छा लगता था? जब वो किसी मतलब निगेटिव रोल में नजर आते थे, त्रासदी वाले में आते थे, किसी घटनाक्रम में आते थे, कौन सी फिल्मों का याद आपके साथ जुड़ा हुआ है? दिलीप साहब का कौन सा
सीन आपके दिमाग में आता है, जरा वो भी लिख डालिएगा, जरा हम भी आपसे जाने कि आप उन्हें किन किन चीजों से बेहद ज्यादा पसंद करते थे और करते हैं। और अमित राज लिखते हैं कि राजनीति की बात करो। आज हमारा राजनीति का विषय नहीं है अमित राज जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जिस दिन राजनीति की बात रहे, विषय रहे, निश्चित रूप से आए। आज हमारे पास विषय है और जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें मजा आता है, जो जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, वही लोग जुड़ते हैं निश्चित रूप से। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का हम सबों को हृदय से धन्यवाद भी देते हैं कि निश्चित रूप से। तो चलिए आज एक और दूसरी चीज जो बहुत बड़ी खबर थी दिन भर की कि मोदी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। क्या लग रहा है, मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2021 में कोरोना काल आया, बड़े बड़े वादे आपके सामने हैं, वर्तमान की स्थिति भी आपके सामने है। अब मोदी जी को भी यह एहसास होने लगा है कि अब राज्य से केंद्र की ओर भी बढ़ने पर अब थोड़ा थोड़ा जातिवाद को ध्यान में रखना है। यानी यह बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप निश्चित रूप से कि अब आप केंद्र में भी ध्यान देना शुरू कर दें कि कौन किस तरफ से आते हैं, यानी कौन किस जाति से आते हैं, किस कोटा से आते हैं। केंद्र में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि क्या क्या चीज हुआ। मोदी कैबिनेट में अब कुछ नए चेहरे आ गए। मोदी कैबिनेट में 7 का प्रमोशन हुआ है और 36 नए चेहरे आ गए हैं, 36। तो आज जो मोदी जी के कैबिनेट की मंत्रिमंडल का जो है आज विस्तार हुआ, 7 का प्रमोशन हुआ और 36 नए चेहरे आए। आइए सबसे पहले हम जाने कि कौन कौन क्या बने, किन्हें शामिल किया गया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो आज विस्तार किया गया और पीएम मोदी के कैबिनेट से 43 नेताओं को मंत्री पद की 43 नेताओं को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्रियों का प्रमोशन भी किया गया है और मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरे को शामिल किया गया है। आपके क्या विचार हैं, जरा यह भी लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में आखिर किन चीजों को ध्यान में रखकर यह किया गया है, जरा यह भी बताइएगा। तो सबसे पहले हम बताते चले कि मोदी मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, पशुपति कुमार पारस, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं को शामिल कर लिया गया है। सबसे पहले आइए उन 43 नेताओं के नाम जाने जिन्हें आज शामिल किया गया है। 43 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो सबसे आइए हम उनके नाम सबसे पहले जाने। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिराज सिंधिया, रामचंद्र प्रताप सिंह, अश्वनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह, डॉक्टर SP बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप वर्मा, दर्शना, विक्रम जदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, A नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार, देबू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, डॉक्टर सुभाष सरकार, भागवत किशन राव कराड़, डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण प्रवार, विशेश्वर टुडू, शांतानु ठाकुर, डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बरला, डॉक्टर A मुरुगन और निशित प्रमाणिक। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन 43 जो चेहरे हैं अब मोदी कैबिनेट में मंत्री के पद का शपथ ग्रहण कर लिया है उन्होंने, और 43 में 36 नए चेहरे हैं, 7 का प्रमोशन हुआ है।
तो आइए सबसे पहले हम आपके कमेंट ले, उससे पहले हम यह भी बता दें कि किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया, जरा वो भी जाने। जिनमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, रविशंकर प्रसाद, बाबुल सुप्रियो, प्रकाश जावड़ेकर, सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी, देवोश्री चौधरी, थावरचंद्र गहलोत, संजय घोत्रे, राव साहेब दानवे पाटिल। तो ये आज का है। अब मैं आपसे इस पर चर्चा करूं कि आपको क्या लगता है, आखिर मोदी कैबिनेट में ऐसा क्यों हुआ। तो जानकारों की अगर बात माने तो उनका कहना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है, क्योंकि पहले से ही मोदी सरकार इन चीजों को ज्यादा विशेष कर देखती है कि कहां से उनको लाभ होने वाला है। यानी अगर राजनीति रोटी गर्म हो तो किन राज्यों से उनकी रोटी जल्दी तावे पर गर्म हो जाएगी, और चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है। कैबिनेट में पिछड़ी यानी पिछड़े और अति पिछड़े जातियों का इस बार खास ध्यान रखा गया है। साथ ही इस बार मिशन 2024 के हिसाब से भी टीम को तैयार किया जा रहा है। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने अभी से ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। जितने लोग भी एंकर चैट में जुड़े हुए हैं, अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, निश्चित रूप से अब आप पर ही आ रहे हैं, आपके ही सवाल और जवाब पर हम आ रहे हैं। तो जो वर्तमान में स्थिति है, या तो केंद्र सरकार भी मानने को तैयार है कि बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने पर उन्हें क्या क्या चीज झेलना पड़ा है। यानी अगर जानकारों की माने तो मोदी सरकार एक एक चीज पर मंथन कर रही है कि आखिर बंगाल में उनका खेला क्यों नहीं हो पाया। यानी अगर आपके मन में क्या है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो निश्चित रूप से लिखें। बम कुमार यादव जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि आगामी विधानसभा को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अब केंद्र सरकार राज्यों पर बिल्कुल राज्य की तरह सोचने लगी है? पूर्व में जो स्थिति थी, पूर्व में जो विचारधारा के लोग थे और उनका जो सोचने का तरीका था, वो अभी से बिल्कुल हटकर है? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से बताइए। सतीश कुमार लिखते हैं कि धन्यवाद सर जी, जानकारी देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत। और जो है, और जितने लोग भी अमित राज लिख रहे हैं किस मुद्दे पर, भाई साहब अमित राज जी, आप अगर पहले दिन आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे लाइव एंकर चैट के ऊपर में विषय लिखा हुआ रहता है, उस विषय पर आप निश्चित रूप से देखें। वहां विषय डाला हुआ रहता है, वो जो भी विषय होगा हम उसी पर चर्चा करेंगे। आप हमारे बीच जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से अभी जो है वर्तमान में जो स्थिति है, वो मैं आपसे अगर बात करूं तो मोदी जी को और मोदी मंत्रिमंडल को अभी एक नजर बिहार पर भी देना चाहिए। बिहार में हो रही हलचल पर भी एक बार उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी उनका ध्यान 2024 पर है। यानी कहते हैं कि वो समय लेकर चलते हैं। अगर समय लेकर चलते हैं तो इसका प्रभाव आएगा, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, अभी आपको भी पता है, सबों को पता है कि राज्य हो या केंद्र हो, हर जगह अब अपनी अपनी मांगों को लेकर मंत्री जी चलते हैं। यानी नेताओं को, मंत्रिमंडल के भी नेताओं को लगता है कि कभी कोई भी नेता गुलटिया मार देंगे। अब आपको क्या लगता है वो आप लिखेंगे कमेंट में, तो मैं आपसे जानूंगा आपके क्या विचार हैं। और जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ललन झा जी जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से लिखते जा रहे हैं। और अमित राज लिखते हैं कि अब चिराग पासवान क्या करेगा। भाई चिराग पासवान का आज टॉपिक नहीं है, आज का हमारा जो टॉपिक है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और चाचा और भतीजे की चर्चा जिस दिन करेंगे उस दिन जुड़िएगा उस दिन, और उस दिन निश्चित रूप से हम
उसी पर चर्चा करेंगे और चाचे भतीजे पर चलेगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी, कन्हैया कुमार आ चुके हैं। शुभ संध्या, शुभ संध्या कन्हैया कुमार जी। चलिए, एक विशेष चीज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार सिर्फ चुनावों के समय या चुनाव से पहले ही राज्यों पर ध्यान देती है? चुनाव बीत जाने के बाद उनको मुद्दा या उनके द्वारा दी गई घोषणाओं याद रहती है कि नहीं? जरा इस पर भी आप लोग निश्चित रूप से लिखें। हम आपके भी सवाल के जवाब लेंगे, यानी हम अपने सवाल के जवाब आपके कमेंट से खोजेंगे। आपको क्या लग रहा है कि केंद्र विस्तार के पीछे उनकी अपनी मंशा है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है उसके बहुत सारे आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, मैं उसे ही देख रहा हूं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन भाई। एक साथ इतने लोगों का कमेंट आ जाता है कि थोड़ा सा दिक्कत मुझे भी होता है, आप खुद समझते होंगे। एक शब्द आपने, अच्छा हाँ चलिए अब शुरू हो गई। ललन झा जी ने लिखा है कि उनकी जो नेचुरल एक्टिंग थी वो मन को भाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। और अमित झा जी लिखते हैं कभी मोदी जी का ध्यान उत्तर प्रदेश में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि निश्चित रूप से, और अभी मोदी जी का ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि जिधर कुर्सी दिखता है मोदी जी का ध्यान और उनके टीम का ध्यान उसी तरफ रहता है। ये बहुत सारे जानकार और सोचने वालों का कहना है और उनका ही विचार है। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि अगर मैं किन्हीं का कमेंट आगे पीछे हो जाए तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि डिस्प्ले जैसे होता है मैं तुरंत कमेंट आपके लेता हूं। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि जनता की समस्या सिर्फ चुनाव के समय की जाती है, उसके बाद सब क्षेत्र से गोलमाल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपने बिहार में भी देख लिया। बिहार की अभी वर्तमान की जो स्थिति है, और आप लोगों से मेरा एक निवेदन होगा कि निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दें और आपको क्या लगता है अपनी बातें लिखें। अभी जो वर्तमान में है इसमें क्या है, आप ही बताएं कि वर्तमान में क्या रणनीति आपको लग रहा है। क्या अच्छा, अनंत भारत जो जुड़े हुए, अनंत भारत जो लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और सतीश कुमार लिखते हैं वोट लेने का होता है तो जनता को लालच देकर वोट लेते फिर भूल जाते हैं। देखिए, ये तो नेता और मंत्री जी का ही है, इसमें आपको क्या करना है ये बताइए। ये तो वही है, वही कहानी है। निश्चित रूप से अपने मन की बातें जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि बिहार के साथ, अच्छा आपको लग रहा है कि बिहार के साथ सो इंसाफ हुआ, केंद्र सरकार ने इंसाफ किया, वर्तमान में जो उथल पुथल हुई, अभी जो वर्तमान में उथल पुथल हुई वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब आपके सामने भी आ रहा होगा कि अब इसमें केंद्र की भी कहीं ना कहीं थोड़ी साजिश जरूर थी, क्योंकि जो वर्तमान में स्थिति दिख रहा है, लग रहा है कि केंद्र के भी कुछ नेता इससे बिहार से इंटरेस्ट ले रहे थे। बिल्कुल, इसका जो है स्थिति आपके सामने है। और कन्हैया कुमार शुभ जी, कन्हैया जी निश्चित रूप से, और आप भी अपनी बातें लिखें, खुलकर लिखें। राहुल राज लिखते हैं कि बिहार इतना भ्रष्ट नेता कहीं नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि एक देहात में एक पंक्ति है और फिल्मों में भी आपने उसे देखा है कि अपना काम बनता
जाए जनता, ये जनता से था। लेकिन अब ऐसा स्थिति हो गया है कि राज्य सरकार, देखिए राज्यों को चलाने के लिए राज्य सरकार है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी ओर से, कन्हैया कुमार जी लिखते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिस पर केंद्र का नहीं चलता है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले बात पर केंद्र क्या कर सकता है? देखिए, राज्य सूची के आने पर केंद्र निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकता है कन्हैया कुमार जी, लेकिन केंद्र सिर्फ चुनावों के समय कुर्सी पर ही ध्यान के समय क्यों नजर आता है? अभी बिहार में इतनी बड़ी महामारी आई, इसके बाद बाढ़, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हैं, किन्हीं पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। 2024 में चुनाव होना है, उसके लिए अभी से तैयारी है। अब तो आप केंद्र में भी राजनीति, जातिवाद और आरक्षण पर शुरू कर दिए मंत्री जी। तो है क्या कि मोदी जी के मंत्रिमंडल का अगर गूढ़ रहस्य जानना हो तो वहां सिर्फ एक ही चर्चा है कि कुर्सी किधर खाली होने वाली है। मैं अगर सीधे बात आपसे करूं तो निश्चित रूप से प्रेमजीत कुमार जुड़े हुए लिखते हैं गुड इवनिंग। और बिहार में राहुल राज लिखते हैं बिहार में इतना भ्रष्ट नेता। देखिए, बिहार में भ्रष्ट नहीं है, अपने लिए सोचते हैं। सभी नेता और मंत्री अपने लिए सोचते हैं। अगर वह आपके लिए सोचे ना राहुल राज जी, तो राहुल राज आपका जो सवाल है, अगर नेताजी मंत्री जी सबके लिए सोचे तो बेस्ट होगा। वो अपने लिए सोचते हैं ना, क्योंकि वो तो चुनाव के समय वादे ही वैसा ही किए थे। बिट्टू कुमार लिखते हैं राधे राधे भैया जी, राधे राधे। तो चलिए, अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार के राजनीति में, अगर बिहार के राजनीति की बात करें तो आज जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बिहार के राज्य, आप अगर देखेंगे तो बिहार के आपको राज्य सरकार के भी कार्यों में केंद्र की एंट्री की आपको दिखाई देगी। आपको लगेगा कि नहीं, यहां केंद्र सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए था, वो अपने लेवल पर देखे, वो अपने स्तर से करे, लेकिन यहां भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया। खैर, क्या आपका मन का विचार है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। रविशंकर झा लिखते हैं शानदार विश्लेषण, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। और अमित झा लिखते हैं कि परिवार का अगर मुखिया ईमानदार हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर सदस्य ईमानदार हो। मैं आपकी बातों से सहमत हूं अमित झा जी, लेकिन मुझे यह बताइए कि क्या आज के मंत्रिमंडल में मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ देखा? आप एक पक्ष को आप बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप कुछ नहीं भी कहेंगे तो वह समझ लेगा कि मुझे आपका साथ नहीं मिल रहा है। चलिए, इसको मैं एक अपने साधारण छोटे से कहानी से समझाता हूं। आपके दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, आप अपने घर से चुपचाप ताक रहे हैं, तो क्या होगा पता है? दोनों पड़ोसी को लगेगा कि कोई भी, मतलब जो आप देख रहे हैं, आप ना हमारे पक्ष में हैं ना उस पक्ष में हैं, आप चुपचाप हैं। लेकिन अभी जो है यह स्थिति है कि सपोज, या इसी कहानी को पूरा कर दे कि अगर मान लीजिए कि आप एक पक्ष के आंगन में जाकर खड़े हो जाते हैं और चुपचाप रहते हैं, एक पक्ष के दरवाजे पर चले जाते हैं और आप चुपचाप रहते हैं, तो दूसरा पक्ष बिना कुछ कहे समझ सकता है कि आप सामने वाले के तरफ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको बिहार से कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं कि मुझे राज्य सरकार अपने से खुद निर्णय ले, लेकिन जब आपकी कोई गतिविधि पकड़ी जाती है तो निश्चित रूप से पता चलता है कि आप तो शुरू से संलिप्त थे। केंद्र सरकार का ध्यान केंद्र के कार्यों के अलावा सिर्फ और सिर्फ विकास पर होना चाहिए, लेकिन श्रीमान आपके मंत्रिमंडल का ध्यान आगामी चुनाव पर भी रहता है। मैं कहूं तो सीधा कि चुनाव पर ही रहता है। ये मैं नहीं, ये तो जानकार लोग भी करें। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार अभी सभी राज्य में सरकार बनाने में लगे हैं, अपना काम छोड़कर चुनाव की तैयारी में लगे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि केंद्र सरकार को कुर्सी खाली दिखनी चाहिए,
उनका ध्यान कुर्सी पर रहता है कि कहां कब कुर्सी खाली होने वाला है। बिहार में खाली होना है, बंगाल में खाली होना है, झारखंड में खाली होना है, कहां खाली होना है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने देखा कि कहीं भी चुनाव के बाद किसी तरह की कोई गतिविधि, एक भी हेलीकॉप्टर उतरते आपने देखा चुनाव समाप्त होने के बाद? कोरोना का तो कहानी ही खत्म कीजिए, शायद अगर देखा तो लिखिए अपनी बात। आपके मन में क्या है वो भी लिख डालिए। साइना सोहरा आईडी से लिखते हैं शुभम यादव जी कि वो शोक से अलविदा कह गए, वो गए एक युग चला गया। जी बिल्कुल, 6 दशकों तक बेमिसाल फिल्मों और बेमिसाल यादों की सौगात देकर महान अभिनेता दिलीप साहब अलविदा कह गए। उन्हें दिल की गहराई से श्रद्धांजलि। दिलीप साहब, जी बिल्कुल, दिलीप साहब को हम लोग भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। आज उन्हीं की चर्चा हो रही थी शुरुआत से। और रंजीत जी लिखते हैं मेरे मोदी नाटक। हाँ, इनका अलग विचार है। और बिट्टू कुमार वर्मा लिखते हैं हम हरियाणा में हूं लेकिन अभी मेरा घर पचगछिया। अरे वाह, बिट्टू कुमार वर्मा जी हरियाणा से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू कुमार शर्मा जी, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप हरियाणा से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब दूर से लोग भी जो जहां रहते हैं वहां से हमारे साथ जुड़ते हैं। अब अमित झा जी लिखते हैं कि बिहार में विकल्प क्या है सर? देखिए, बिहार में जो चुनाव है, बिहार की जो राजनीति है ना, वो कहीं ना कहीं सेल्फिश वाला है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। आप खुद स्वार्थी हो जाइए, पूर्ण रूपेण हो जाइए। आप में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, आप में क्षेत्र के लोगों के बीच खरीदने की पावर है। तो आइए, बिहार चुनाव में आपका स्वागत है। अगर आप करने में माहिर हैं जुगाड़, तो आइए चुनाव लड़ने बिहार। मैं सीधा कहूंगा यही एक पंक्ति, अगर आप माहिर हैं लगाने में जुगाड़, तो आ जाइए श्रीमान लड़ने चुनाव बिहार। तो बिहार की जो चुनाव है ना, बिहार की जो चुनाव है उसी में यह चीज दिखता है। यहां पहले राज्य सरकार, देखिए पहले पंचायत स्तर से अगर बात कीजिए, पंचायत स्तर से बात कीजिए, जिस तरह से कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो इस बार पंचायती चुनाव में भी उतरेंगे, वो जिला परिषद पद के उम्मीदवार को अपनी पार्टी से देंगे। जिला परिषद का जो उम्मीदवार होगा वो पार्टी बेसिस पर होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पार्टी बेसिस पर होगा, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि बिहार में आप चुनाव में उतार देंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसा देखा कि बिहार के लोग राजनीतिक पार्टी को वोट करते हैं पंचायत चुनाव में? यानी देखकर वोट करते हैं। पंचायत चुनाव में क्षेत्र और चेहरे पर वोट होता है। पंचायत चुनाव में पंचायत के उन लोगों को वोट दिया जाता है जिससे लोगों की उम्मीद होती है। यह केंद्र सरकार नहीं है जनाब, यहां लाखों का पैकेज नहीं चलता है। अब आप यहां अगर अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतार रहे हैं तो जरा यह भी बता दीजिए कि आपने राज्य सरकार के लिए कितना किया जो अब पंचायत में आप करने को तैयार हैं। आपने संसदीय क्षेत्र में कितना कर दिया कि अब आप पंचायत में भी करेंगे। सिर्फ अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए और जमीनी स्तर पर लाने के लिए तो घर तक चुनाव करवा दीजिए, घर में भी मुखिया का चुनाव हो जाए, पता चले कि दादा एक तरफ हैं, चाचा एक तरफ हैं, पिताजी एक तरफ हैं। तो वोट काम पर हो, चयन उनके कार्यों पर हो, उनके चेहरे पर हो। यह तो आपको भी पता है कि बिहार में जब भी राजनीति हुई है, बिहार का जब भी स्थिति जो है चुनावी के समय में गड़बड़ हुआ है या ठीक हुआ है, यहां दो ही चीज होता है। एक पहला उपाय क्या है, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों वैसे ही भूपेंद्र लोग हैं दोनों। अब लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलता है कि दो में से एक, उसके बाद उनके लोग, उनके क्षेत्र का बात।
तो यही कारण है कि बिहार में जब चुनाव आता है तब वादे नजर आते हैं। क्या दिक्कत है, आने दीजिए जिला परिषद पद को, देखिएगा नेताओं की बोली शुरू हो जाएगी, भोपू शुरू हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को जो है ना वार्ड सदस्य तक लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको विकास दिखाना चाहिए कि हमने विकास कर दिया, हमने ये करवा दिया, हमने सड़क बनवा दिया। और उनके पार्टी से जो लोग जुड़े हैं वही जीतकर उम्मीदवार बनेंगे और जीतेंगे। क्या राज्य सरकारों को तो आपने इतना दे दिया है, संसदों को आपने इतना दे दिया है, विधायक को आपने इतना दे दिया है कि उनसे काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब आप पंचायत स्तर में भी आकर यहां भी उतना ही दे दीजिए। एमएल ठाकुर जुड़े हुए लिखते हैं मैं जम्मू कश्मीर में हूं। बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद एमएल ठाकुर जी, शुक्रिया आपको, आप हमें जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, इधर से धन्यवाद। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि अब पंचायत चुनाव में भी मोदी जी रैली करेंगे, और क्या मोदी जी को अकेला आप कहां कहां लेकर भेजेंगे, कहां कहां उन्हें दौड़ाएंगे, कहां कहां भेजते रहेंगे, सब पंचायत भेजेंगे क्या? मेरा सवाल मोदी जी से नहीं है, मेरा सवाल उनके मंत्रिमंडल से है कि जरा बता दीजिए कि आपने आज जो आपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, आपने वह कौन सा गेम खेला? सभी बिहारी को पता है कि आज आपने कौन से खेला, आपने वह कौन सा चाल चला था जिसे आज लोगों को पता चल गया। घर तोड़ने में आप माहिर हैं तो निश्चित रूप से किसी का घर बना भी दीजिए ना। अब घर तोड़कर उसको खाली क्यों छोड़ रहे हैं? दे दीजिए किसी दूसरे को घर, कोई दूसरा रहेगा। मेरी बातें अगर आप समझ पा रहे हो तो निश्चित रूप से लिखेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप 2024 को देखकर आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं 2021 में, अगर 2022 में यूपी चुनाव को लेकर 2021 में आप इस तरह का विचार कर सकते हैं, तो आगे बिहार का फिर चुनाव आएगा ना, उसके लिए भी देख लीजिए। सिर्फ ये दिमाग मत लगाइए कि टूट कैसे जाए, फूट डालो और शासन करो वाला काम मत कीजिए। बिहार कन्हैया कुमार जी लिखते हैं बिहार में विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही कहा कन्हैया जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि बिहार में विकल्प ही नहीं है। आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन रहेगा तब ना। घनश्याम कुमार लिखते हैं मैं कैमूर में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया घनश्याम कुमार जी। और सचिन जी जुड़ते हैं, हेलो हेलो। आनंद किशोर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। संगम राज, हाय सर, हाय। और आनंद किशोर लिखते हैं पंचायत चुनाव कब होगा? देखिए, संभावना है कि पंचायत चुनाव सितंबर माह से शुरू होगी, यानी अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। और अच्छा, कहते किसका घर तोड़ा है खुलकर बोलिए। कन्हैया जी, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूं। आप बिल्कुल समझिए महाराज, मैं चाहता हूं कि आपके मन का क्या विचार है जरा वह निकाल दीजिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो हुआ इसमें बिहार को क्या क्या दिख रहा है। लीजिए, सोनू कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे कहां चले गए, नजर नहीं आ रहे। ये तो और लोग बताएंगे, मेरे पास तो आपके सवाल का जवाब नहीं है भाई, मैं तो आपका सवाल पढ़ दिया हूं। प्रवीण कुमार लिखते हैं हम नासिक महाराष्ट्र से देख रहे हैं। क्या बात है प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नासिक से एकदम प्याज व्याज ठीक ठाक है ना हो, अभी इसमें रेट उट बढ़ जाता है। अमित झा लिखते हैं कि आपके द्वारा चैट शो में मैंने बताया था कि युवाओं को तोड़ दिया है, अब जनता को तोड़ेंगे। लीजिए, जनता को तोड़ दीजिए ना। कोई अमित झा जी ना अब कोई रहेगा, ना किसी को, कहते हैं ना एक हिंदी में कहावत है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। युवाओं को तोड़ ही दिया है आपने। एक ही घर में 3 युवा हैं, 3 रूप के हैं, 3 पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक ही गांव में 10 घर है, अलग अलग जगह से है। अलग अलग विचारधारा के लोग होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन सबका मोटो तो एक होना चाहिए। अब अनिमेश आर्या लिखते हैं कि विकल्प भी रहने से क्या फायदा,
जब लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछूं। अभी हमारे पास है 10 मिनट का, लगभग मेरे पास समय है 11 मिनट का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा बताइएगा तो। आपको क्या लगता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है? आपको लगता है कि बिहार में डबल इंजन का पावर है? खुलकर बोलिएगा, किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं एक आम आदमी बनकर बताइए। तब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा कि बताइए कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में एक, तो क्या आपको लग रहा है कि डबल इंजन का पावर है बिहारी में? अभी सबने वैक्सीन ले लिया तो सब में ना वैक्सीन का पावर होगा। ललन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ते हैं। अभी देखिए, हमारे साथ अलग अलग जगह के लोग हैं। प्रवीण कुमार जी नासिक से जुड़े हुए हैं, ML ठाकुर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, और जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। कन्हैया कुमार जी जुड़े हुए हैं, लोकल हैं लेकिन निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त चर्चा करते हैं वो, जबरदस्त। कन्हैया कुमार जी का कमेंट आता है जब, तो निश्चित रूप से आपको भी कमेंट बॉक्स में दिखता है। अमित झा जी सब तो हैं ही, मान लीजिए पूर्व से। ललन झा जी सब तो शुरू से चला रहे हैं, एकदम पहली, कहते नहीं पिलर हैं वो लोग, एंकर चैट के कहिए तो पिलर है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि डबल इंजन के सरकार से हर बिहारी में डबल इंजन का पावर भी है? सचिन जी लिखते हैं जी हां सर जी, आपको लगता है? तो चलिए बताइए कि क्या क्या उपलब्धि है, जरा 10 उपलब्धि गिना दीजिए भाई। सचिन जी, बाढ़ के लिए आपने क्या तैयारी की है, जरा वो भी बता दीजिए। बता दीजिए भाई कि आपने बाढ़ के लिए क्या किया है। 2 इंजन है तो आपने सिर्फ चुनाव का इंतजार किया है सब दिन, और वही करेंगे। आप वही इंतजार कीजिए। ललन झा जी टॉप फैन है, पहले दिन से जुड़ रहे हैं। ललन झा जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा विकल्प है कि युवा शक्ति, जब युवा शक्ति विकल्प चलिए उनके कमेंट पहले ले लेते हैं, वो बहुत दिल्ली से दिखते हैं। लिखते हैं कि सबसे बड़ा विकल्प है कि युवा शक्ति, जब युवा शक्ति विकल्प ढूंढती है तो दुख होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, आप खुद विकल्प हैं अपनी शक्ति के को संभालिए, सही बात है। अब आप किसको इंतजार, हाँ पकड़ लिया। देखिए सोनू कुमार शर्मा जी सब चीज में बड़ी माहिर है, देखिए जबरदस्त पकड़ लिया। वो कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा लगता है कि पिछला एंकर चैट में आप जुड़े हुए थे सोनू कुमार शर्मा जी, कुछ दिन पहले एंकर चैट में आप जुड़े हुए थे। बस यही है बिहार में, यही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। विकास यानी डेवलप की बात ही नहीं करना। हमें चाहिए रोटी, हम लड़ रहे हैं। अरे भैया रोटी का व्यवस्था कीजिए ना, हमको लड़ना नहीं है आपसे, हमको जो चाहिए वो व्यवस्था करके दीजिए। सत्यम कुमार लिखते हैं नहीं, प्रवीण कुमार लिखते हैं नहीं, प्रवीण कुमार लिखते हैं नहीं, और अनिमेश आर्या जी लिखे क्या लिखते हैं, लिखते हैं हेलीकॉप्टर से घूम के देख ही लिया तो अब क्या करेंगे। उपलब्धि जो है वो बारिश में मिट्टी भराई का काम होता है, अब क्या चाहिए। हेलीकॉप्टर से देख लिए तो बिहार में बहार है, बाढ़ आ रहा है भैया, अब आ रहा है तबाही, बचाइए अब अगर आप में पावर है तो। चलिए मैं अब सिर्फ सत्ता पक्ष के, विपक्ष को भी मैं घेरता हूं। विपक्ष कभी मुद्दों पर बात नहीं करती है, आरोप प्रत्यारोप करती है। विपक्ष, क्या आपको लगता है कि विपक्ष अपना कार्य करती है? जरा वो भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, हालांकि मैं किसी का आदमी भी नहीं हूं, लेकिन मैं किसी पार्टी का भी आदमी नहीं हूं। आप ही लिख दीजिए जरा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है क्या, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है क्या। जरा अगर उठा रहा है तो लिख डालिए। विपक्ष अभी चिल्ला रहा है कि बाढ़ के लिए क्या तैयारी है, भागलपुर के लिए क्या तैयारी है। विपक्ष को सिर्फ ये वो है, शराबबंदी फेल है, ये फेल है, वो फेल है, तो बता दीजिए जरा। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं पहले महंगाई डाइन थी,
अब वर्तमान सरकार में महंगाई भौजाई हो गई है। क्या बात है सोनू कुमार शर्मा जी, आप भरपूर मजा लेते हैं। मैं गौर किया हूँ। अमित जी बोले, अमित झा जी जो जुड़े हुए हैं, अमित झा जी, और वो बोले कि जो है वरुण जी लाइव एंकर चैट में लगता है कि जैसे एक परिवार के सब लोग जुड़े हुए हैं। अरे अमित जी जो जुड़े हुए, अमित झा जी कमेंट कर रहे हैं, अभी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो सब देखिए, सोनू कुमार शर्मा जी हर बॉल पर हर गेंद पर स्ट्रोक लगाने वाले लोग हैं। राजेश कुमार जुड़े हैं, हेलो भाई हेलो। कन्हैया कुमार कहते हैं कि एक दिन बोले थे कि हमको 365 दिन के लिए बिहार मेरे हाथों में दे दीजिए, सब लाइन पर ला देंगे, फुल गारंटी लेते हैं। अरे भाई क्या बात है। एक विदेश के, एक डेवलप जापान के और एक डेवलप्ड कंट्री के एक वैज्ञानिक ने बिहार के एक वैज्ञानिक को कहा कि आप हमको बिहार दे दीजिए, 1 साल में हम बिहार को जापान बना देंगे, जापान बना देंगे 1 साल में। मजाक है ये, इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो बिहार के वैज्ञानिक ने कहा कि आप जापान बना दीजिएगा, आप 1 साल के लिए हमको जापान दीजिए, हम उसको वहां बिहार बना देंगे, उसको बिहार बना देंगे। चलिए, इसके बाद बहुत सारे लोगों की, कन्हैया कुमार जी सत्यम कुमार लिखते हैं बिहार में बाढ़ है तब तो नीतीश कुमार है। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी बाढ़ लेकर आते हैं क्या? नीतीश कुमार पर सीधा इल्जाम लगा देना, प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप लगाना, यह आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं है भैया। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उपाय क्या है वो बताइए महाराज। हम बीमारी बता रहे थे, इलाज ना बताइएगा। वो वाह, बहुत अच्छा। आनंद किशोर लिखते हैं कुछ नहीं तैयारी है। जी बिल्कुल, हाँ। अब बात करिए, जब कुछ तैयारी नहीं है तो काहे का सत्ता, काहे का विपक्ष? जब है पानी में चौकी डालकर ही सोना तो काहे भैया पहले से रोना? क्या जब है बीच गंगा में, यानी बीच बाढ़ के पानी में ही सोना, तो भैया क्यों पहले से सोच सोच के रोना? होना है वही होगा। आनंद किशोर कहते हैं कुछ नहीं तैयारी। प्रवीण कुमार कहते हैं विपक्ष मुद्दा तो उठा रहा है, मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब लीजिए, अब सवाल मीडिया पर है, आप रोज उठाइए, आपके पास अपना वाल है, फेसबुक वाल है, जरा सा चेक कीजिए तो किसी विपक्ष के नेता ने बाहर से संबंधित कोई चर्चा किया है? क्यों करेंगे वो चर्चा? उनको तो अभी बहुत सारा काम है भाई, उनको तो अपने पार्टी का विस्तार करना है, बिल्कुल उसमें जोड़ना है। आनंद किशोर लिखते हैं कि नीतीश कुमार कितने चोर है, बिहार के लिए क्या सोचता है। देखिए, उनको सीधा आरोप मत लगाइए, उनके मंत्रिमंडल को देखिए ना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन चना जमा करके उसको बोतरी में बांध देंगे तो फेंकेंगे तो भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। हो, एक आदमी है वहां बैठा हुआ, 243 आदमी है, सबका तो अपना अपना पार्टी का है, एक आदमी कोई अकेले है लड़ने वाला। एमएल ठाकुर लिखते हैं कि भाई अपनी तक नौगछिया जिला अब तक नहीं हुआ। नौगछिया जिला भी उसी तरह का है। यहां जो चलिए, नौगछिया जिला ने बना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सब पार्टी का एक विचार है, लेकिन सरकार पर दबाव कोई नहीं बना पा रहा है। सब एक ही बात कहता है, हाँ नौगछिया जिला बनना चाहिए, नौगछिया को तो जिला हर हाल में बनना चाहिए, लेकिन कोई यह नहीं करने के लिए तैयार है कि सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए। एक बार उन्होंने वर्चुअल में चर्चा की, खुशी का माहौल आ गया कि अब तो नौगछिया बन जाएगा। लीजिए, अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं ना, कीजिए और इंतजार, अभी इंतजार करने में और समय लगेगा। और ताली बजाइए नौगछिया वासी, किसी तरह आपको आश्वासन मिलता रहेगा। नेताजी से पूछिए, हर महीने साल के फरवरी मार्च में कहेंगे कि अगले 2022 में नौगछिया जिला बनेगा। सब साल में अगला एक साल बढ़ाते चलेगा। कब बनेगा, कितने दिन लगेगा, क्या कमी रह गई है, भगवान जाने। अच्छा,
सोनू कुमार शर्मा जी, विपक्ष मुद्दा पर सवाल करती है और आंदोलन भी करती है, मीडिया न्यूज पर नहीं दिखाती है। चलिए मैं मान लेता हूं अभी आपकी बात। जरा मैं बाढ़ पर चर्चा करूं। अभी हम लोग सबके क्षेत्र डूबे वाला छे। कौन पार्टी के नेताजी ने चर्चा करना चाहिए? जरा भेजियो क्लिप तक, हम ही चलाएंगे, जरा देखेंगे। आप लोगों के बीच भी चर्चा करेंगे। हो कौन नेताजी बाढ़ पर चर्चा किए हैं कि बाढ़ पानी से? जरा सा ललन झा जी दिल्ली से जुड़ते हैं, अमित झा जी नौगछिया से जुड़ते हैं, जरा देखिएगा, सर्च उर्च मारकर ट्विटर चेक कीजिएगा। कोई नेताजी अपने क्षेत्र के लिए कुछ कहे हैं क्या, लड़े हैं क्या? जरा बताइएगा ललन जी। विकास साथ जुड़े हैं, लिखते हैं 6000 लीजिए, बाढ़ में नहाइए। वोट देने वक्त बाढ़ की चिंता जनता को नहीं रहता है तो नेता क्या करेगा? हाँ चलिए, आपने विकास जी आपने कहा कि जब जनते को चिंता नहीं है तो खलिया वरुण बाबुल ने अही न गप करलास की होते है। एंकर चैट में जो गपसप हो एकरास की होते? एकरास यहा होते कि जतना आदमी छिए न जुटलो। ई वीडियो के अगर 2000 लोग देखबे तो 2000 बापू तैयार होवे। एकरा लिए भूख लागते तब न भोजन के व्यवस्था होता है। भूखे लागे तब व्यवस्था करी लो। यह मुद्दा ही बन रहा है। यहां जो चर्चा हो रही है हम आपको मुद्दे से ही अवगत करा रहे हैं। उसके बाद सोनू कुमार चौधरी, एक और सोनू कुमार चौधरी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। ये दूसरे हैं, एक तो पहले नंबर 1 तो एक तो टॉप फैन है हमारे पेज के, जो निरंतर खेल रहे हैं, एकदम बैटिंग दे रहे हैं दे दनादन। ये सोनू कुमार चौधरी जुड़े हैं, लिखते हैं बिहार का कुछ नहीं होगा। काहे नहीं होगा? बिहार का कुछ नहीं होगा, काहे नहीं होगा? बिहार में लोग नहीं थे, बिहार के लोगों ने आपको वोट नहीं किया। नेताओं और मंत्रियों के पीछे पीछे बिहार के लोगों ने जिंदाबाद जिंदाबाद ताली नहीं बजाई थी। तब सिर्फ लॉलीपॉप देकर काम चला लीजिएगा? कब तक चलाइएगा श्रीमान? परिवर्तन ही संसार का नियम है, गीता में ही लिखा हुआ है। बेवकूफ है यहां के लोग, लेकिन सब बेवकूफ नहीं है। सोनी कुमारी लिखते हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोनी कुमारी जी, थैंक यू, धन्यवाद, आप जुड़ती हैं। शिव शंकर जी गुड, थैंक यू। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं कोई भी बाढ़ पर बात नहीं करता है। नहीं, बाढ़ पर बात नहीं करेगा। क्यों करेगा बाढ़ पर बात? हो बात करेगा सिर्फ जिस मुद्दे पर फोटो हो सके, जिस मुद्दे पर उनको दबाव नहीं पड़े। बाढ़ पर क्यों चर्चा कोई करेगा? नेताजी के साथ फोटो छपना चाहिए, नेताजी का आगमन होना चाहिए, उस पर जिंदाबाद जिंदाबाद होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है ना। हो आप तो गजबे हाल हैं। चलिए, कुमार विश्वास जी जुड़े हुए हैं, राजद प्रवक्ता हैं, लिखते हैं आपका चैनल दिल्ली में लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, शुक्रिया। आप एंकर चैट में भी आए थे। बेबाक अंदाज से आप बोले जाते हैं, बेबाक अंदाज से बोलने में आप जाने जाते हैं विश्वास जी। और कुमार विश्वास के नाम से जो आईडी जुड़े हुए हैं विश्वास जी, निश्चित रूप से राजद प्रवक्ता है। अब राजद प्रवक्ता है, शानदार बोलते हैं। अब ये बोलते हैं तो इनके साथ भी तो लोगों की जरूरत है भाई। एक लाउड स्पीकर बजता है तो एक लाउड स्पीकर के पीछे तक कितना व्यवस्था है महाराज। तार है जुड़ा हुआ, एम्पलीफायर है और सब है, स्टेबलाइजर सब कुछ है। तो एक प्रवक्ता अगर बोल रहा है, उसके पीछे पीछे समूचे कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी के लिए नहीं, काम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। सोकचा में कटाव शुरू हो गया नौगछिया में, मालूम है? वहां के लोगों का कहना है कि कट रहा है। जब विभाग से पूछा गया तो विभाग ने कहा कि जैसे आदेश आएगा सर कि काम शुरू कर देंगे। अरे वाह, मतलब वहां कटाव शुरू है और अभी तक इनको आदेश ही नहीं आया। ये न्यूज अगर जानना हो ना तो आज का न्यूज बुलेटिन देख लीजिए, उसी में न्यूज है, सोकचा में कटाव। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आप दिल्ली से देख रहे हैं, शुक्रिया। और आपके साथ जितने लोग बैठकर देख रहे हैं उन्हें भी मैं यहां नौगछिया से नमस्कार करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। और मैं अभी दिल्ली में हूँ जी। वाह, दिल्ली में जरा सरकार का देख लीजिएगा। केंद्र सरकार अभी मोदी जी बदलाव किए हैं। कहीं विश्वास जी अभी तो पार्टी बदल कर नहीं जा रहे हैं क्या? चलिए, मजाक है, इसको सीरियस मत लीजिएगा। ये मजाक है विश्वास जी, इसको सीरियस मत लीजिएगा। और ML ठाकुर लिखते हैं कि सरकार ने बोला था कि हम जितने नौगछिया जिला कर देंगे। जी, नौगछिया जिला अभी भागलपुर जिला रो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर।
देख ही लीजिए। सोनू कुमार शर्मा जी, अब समय हो चुका है। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं कि आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा सत्र में सीपीआई और सीपीएम के विधायक को विरोध करने पर कैसे विधानसभा में पुलिस से पिटवा दिया गया था। सुनीता कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई है सुनीता जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुनीता जी। कन्हैया कुमार लिखते हैं विपक्ष जब पक्ष में था तो उसमें कुछ नहीं किया, अभी किस मुंह से बोलेगा, विपक्ष भी 2024 चुनाव को ताक रही है। चलिए, विपक्ष का काम ही है कि कुर्सी से उनको उतारे हैं तो कुर्सियां ना देखेंगे हो। राजेश कुमार लिखते हैं हम लक्ष्मीपुर पकड़ा से हैं, शुक्रिया, बाढ़ की चिंता किसी को नहीं है। सत्या यादव लिखते हैं वरुण जी नाइस नाइस। राजेश कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार लिखते हैं विपक्ष सिर्फ सीए का विरोध में टेम्पू तोड़ने जानता है, बाकी उसको क्या लेना देना। देखिए कन्हैया कुमार जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से जो स्थिति वर्तमान की है, क्या आप कह सकते हैं। और प्रवीण कुमार लिखते हैं एंकर चैट में मंत्री को लाइए, उसी सवाल पूछेंगे बिहार का विकास क्या। लाएंगे लाएंगे मंत्रियों जी आएंगे, घबराइए नहीं। संजीत कुमार शोरी नमस्ते भैया जी। कुमार विश्वास लिखते हैं दिल्ली की बदतर है लेकिन बिजली पानी बेजोड़ है। जी बिल्कुल, बिजली पानी में वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग इस चीज़ में बहुत हैं। सभी लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और सबको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। वहाँ के लोग अपने आप को होशियार समझते हैं और होशियार हैं भी। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि वर्तमान सरकार तानाशाह हो गई है। शिवशंकर कुमार टॉप शेयरर हैं, मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। और कुमार विश्वास कहते हैं विपक्ष के रहते ही मुद्दे पर बात होती है। जी चलिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, मैं सबों को आभार प्रकट करता हूं। हमारा यह लाइव एंकर चैट 1 घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, अब हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। निवेदन होगा कि कल 8 बजे मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग से विशेष रूप से बता देता हूँ, विषय देख लिया कीजिए और खुलकर बोलिए। बैठ के गप सप करने में कोई दिक्कत नहीं है हो। अरे गप किसका होगा हो, अच्छे न खराब होगा। ये तो एंकर चैट है गप सप करने वाला। ललन जी हैं, दिल्ली से जुड़ते हैं। विश्वास जी अभी दिल्ली से देख रहे हैं। सुमन को सोनू कुमार शर्मा जी हैं, शिवशंकर जी हैं, कन्हैया कुमार हैं, अमृतेश आर्या हैं, मनोज कुमार शर्मा हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन जुड़ते हैं यही सोचकर कि भैया गप्पे सप होते, गप सप। आनंद किशोर अभिया बाजार से हैं, क्या बात है। और बहुत लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और जिनका भी नाम अगर मैं नहीं ले सका हूं, अगर आज के एंकर चैट में आपने लिखा था तो मैं माफी भी चाहता हूं। निश्चित रूप से आप भी समय दें और प्रत्येक दिन 8 बजे हमारे एंकर चैट में आए, आपके साथ बातचीत करेंगे। आज दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत, लगातार बोलते जा रहे हैं। आज के 2 विषय में सर्वप्रथम दिलीप कुमार जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, उन्हें कोटि कोटि नमन। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था आज के मंत्रिमंडल का, उस पर भी चर्चा की हमने, बिहार से संबंधित भी चर्चा की। निश्चित लोगों को सबों को पसंद आया होगा, कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा। जीएस न्यूज को फेसबुक पर सर्च करके लाइक कर लें, वो अंगूठा का चिन्ह रहता है उसको दबाकर। और इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी देखें, जीएस न्यूज को सर्च कर लें, उसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात, अगर आप भी एंकर चैट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9709894194 9709894194। आप इस पर जुड़े। सबों को धन्यवाद, प्रणाम।